हेलो फ्रेंड, कुशवाहा क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम सरफेस केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आइए हम कोलाइडल सॉल्यूशन देखते हैं। कोलाइड या कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कोला, कोला मीन्स होता है ग्लू लाइक, गोंद जैसा। लॉयड सॉल्यूशन, कोलाइड कोला यानी ग्लू लाइक सॉल्यूशन। और सबसे पहले आता है इसके इंट्रोडक्शन, जैसा हम हर बार में इंट्रोडक्शन लेते हैं तो इसके इंट्रोडक्शन में फादर ऑफ कोलाइडल केमिस्ट्री हम बोलते हैं ग्राहम को। ग्राहम इज द फादर ऑफ कोलाइडल केमिस्ट्री। ग्राहम जो है डिवाइडेड सॉल्यूशन इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफ्यूजन। वन इज अ क्रिस्टेलॉयड एंड सेकेंड वन इज कोलॉयड। Crystalloid are those substance which forms crystal and diffuse readily through parchment membrane like sugar solution, salt solution. And colloid are the substance which slowly pass through a semi-permeable membrane or parchment membrane and never form crystal like glue solution, like starch solution. And second classification on the basis of their size, different scientists divided colloids on the basis of their size. They are categorized into three parts. One is a true solution, second one is a colloid solution, and third one is suspension. The size of colloidal solution is 10 raised 5 to 10 raised minus 7 centimeter apart, and those solution which is less size than colloidal solution, they are true solution, and more than that of they are suspension. मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन की साइज से जो छोटे होंगे वे ट्रू सॉल्यूशन के अंदर काउंट होंगे और इनसे जो बड़े साइज वाले होंगे उनको हम सस्पेंशन के अंदर काउंट अप करेंगे। ट्रू सॉल्यूशन में आप जैसे जानते हैं कि शुगर हो गया, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन हो गया, कोलाइडल सॉल्यूशन में स्टार्च सॉल्यूशन हो गया, और सस्पेंशन में हम सैंड और वाटर का मिक्सचर ले लें या फ्लोर और वाटर का मिक्सचर ले लें या सॉइल ले लें और इसका वाटर का मिक्सचर ले लें, तो ये सारे के सारे सस्पेंशन होंगे। क्लियर। अब हम तीसरे क्लासिफिकेशन के ऊपर आ रहे हैं। इसके दो क्लासिफिकेशन के पहले हमारे जो ग्राहम ने किया था क्रिस्टलाइड कोलाइड, दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा जो है इसका बेस है साइज, और तीसरे क्लासिफिकेशन के ऊपर हम आते हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन हमारा जो है साइज हो गया था हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इसके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन के ऊपर देखते हैं। जैसे कोई नॉर्मल सॉल्यूशन जो होता है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक हमारा सोल्यूट होता है और दूसरा हमारा सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट जो हमारा होता है मेजर फ्रैक्शन होता है और सोल्यूट जो होता है माइनर फ्रैक्शन होता है। उसी प्रकार से कोलाइडल सॉल्यूशन में भी जो है एक मेजर फ्रैक्शन होता है और एक माइनर फ्रैक्शन होता है। मेजर फ्रैक्शन और माइनर फ्रैक्शन, जो मेजर फ्रैक्शन होता है इसे कहते हैं हम डिस्पर्सल मीडियम, और जो माइनर फ्रैक्शन होता है इसे हम कहते हैं डिस्पर्सल फेज। डिस्पर्सल मीडियम यानी पूरा मीडियम क्रिएट करता है, डिस्पर्सल फेज जो उसमें होता है कम क्वांटिटी में होता है। इसे हम कॉन्टिन्यूअस फेज भी कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस फेज है, और दिस इज द जो है डिसकॉन्टिन्यूअस फेज। कोलाइडल सॉल्यूशन दो पार्ट से मिलकर बने हुए हैं, मेजर और माइनर पोर्शन। माइनर पोर्शन जो है आपका डिस्पर्सल फेज है या डिसकंटिन्यूअस फेज है, जबकि मेजर पोर्शन हमारा जो है डिस्पर्सल मीडियम यानी कंटिन्यूअस फेज है। एक चीज और भी देखनी इसमें है कि दो चीजों के मिक्सचर जो हो सकते हैं, जैसे हमने नॉर्मल सॉल्यूशन में देखा, हमने 9 टाइप के सॉल्यूशन बनाया था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में। तो सॉलिड में, सॉलिड लिक्विड में सॉलिड गैस का सॉल्यूशन बनता था, फिर लिक्विड सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, गैस लिक्विड का। इस तरह से गैस भी जो है सब तरह के सॉल्यूशन फॉर्म कर लेते। इस तरह से टोटल 9 सॉल्यूशन बनते थे। लेकिन यहाँ पर हमारा जो है सब सॉल्यूशन तो बन सकते हैं, लेकिन गैस का गैस में सॉल्यूशन नहीं बन सकता है। वो सॉल्यूशन तो बनेगा लेकिन वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल जो ट्रू सॉल्यूशन था वो होमोजीनियस मिक्सचर था, जबकि यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है हेट्रोजीनियस इन नेचर होता है।
वहाँ पे कोलाइडल सोल्यूशन जो होता है हमारा हेट्रोजीनियस है, जबकि ट्रू सोल्यूशन हमारा क्या होता है, होमोजीनियस होता है। तो यहाँ पे हमारे जो है 9 न होकर के हमारे 8 टाइप के कोलाइडल सोल्यूशन फॉर्म होते हैं। इसके बाद में हमारा अगला क्लासिफिकेशन जो बेस्ड होता है, अगला क्लासिफिकेशन हमारा जो होता है उनके फिजिकल स्टेट पे बेस्ड होता है। फिजिकल स्टेट पे अभी जैसे हमने देखा कि जो सॉल्यूट यानी मेजर फ्रैक्शन या माइनर फ्रैक्शन या डिस्पर्जल मीडियम या डिस्पर्जल फेज जो थे हमारे, वो क्या है, सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं। अगर हम देखते हैं इसको कि अगर हमारे पास में डिस्पर्जल मीडियम है ये और ये डिस्पर्जल फेज है हमारा, अगर ये सॉलिड हो और ये लिक्विड हो, ये लिक्विड हो, ये सॉलिड हो, बोथ लिक्विड हो, जब यहाँ पे मीडियम सॉलिड है यानी जो हमारा जो है मैक्सिमम पोर्शन जो है हमारा वो सॉलिड है और डिस्पर्जल फेज यानी जो है माइनर फ्रैक्शन हमारा लिक्विड हो, तो ये जो बनेगा उसे हम कहेंगे जेल। जेल के ढेर सारे एग्जाम्पल आगे और देखेंगे हम। और अगला है हमारा क्लासिफिकेशन के कि डिस्पर्जल फेज अगर सॉलिड है, डिस्पर्जल मीडियम अगर लिक्विड है और साथ में हेट्रोजीनियस फेज का सोल्यूशन बनाते हैं, मिक्सचर फॉर्म करते हैं, तो ये हमारा होगा सॉल एंड both are liquid. Dispersal medium and dispersal phase like milk, both are in liquid state, दोनों के physical state same है, but they are immiscible, they forms emulsion का formation करते हैं, emulsion का formation करते हैं like milk। क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, अब दूसरा लेते हैं क्लासिफिकेशन का बेस। डिफरेंट बेस पे डिफरेंट क्लासिफिकेशन हुए हैं। अगला बेसिस हमारा है डिस्पर्जल मीडियम के ऊपर, कि डिस्पर्जल मीडियम के ऊपर क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। अगर हमारा डिस्पर्जल मीडियम वाटर हो सकता है, डिस्पर्जल मीडियम हमारा एयर हो सकता है, डिस्पर्जल मीडियम हमारा कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है। अगर वाटर हुआ तो हम इसे कहेंगे हाइड्रोसोल, अगर यहाँ पे एयर हुआ तो बोलेंगे हम एरोसोल, अगर ऑर्गेनिक हुआ तो हम बोलेंगे ऑर्गासोल। और ऑर्गासोल को हम भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अगर ईथर सोल्यूशन हुआ तो ईथरासोल होगा, अगर एल्कोहल हुआ एल्कोसोल होगा, बेंजून हुआ बेंजोसोल में डिवाइड कर सकते हैं। फिर आता है अगला क्लासिफिकेशन इनके बिहेवियर के ऊपर है, कि बिहेवियर के से लेकर के सोल्यूशन के डिस्पर्जल मीडियम डिस्पर्जल फेज का बिहेवियर क्या है एक दूसरे के प्रति, उससे लेकर के इसको हम 2 भागों में डिवाइड अगेन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर दे मे बी लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। फिलिक मीन्स होता है लाइक करना, और फोबिया जो है डर है, हेट करने से है, डर से संबंधित है। तो लायोफिलिक क्लियर सेंस दे रहा है कि दो सब्सटेंस विच फॉर्म्स कोलाइडल सोल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग, अगर हम किसी सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आने पर तुरंत ही कोलाइडल सोल्यूशन फॉर्म कर लेता है, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी हिंड्रेंस के आराम से सोल्यूशन फॉर्म कर लेता है, तो हम इसे लायोफिलिक सोल्यूशन कहते हैं। और जिनके साथ में कुछ स्ट्रेस देना होता है, कुछ वर्क करना पड़ता है, जैसे टेम्परेचर दे, हम उसे मिक्स करें, ठीक है, सेक करें, तो वो बनता है हमारा लायोफोबिक। जो कांटेक्ट में सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आने पर तुरंत सोल्यूशन फॉर्म कर लेता है वो लायोफिलिक होता है। जो नहीं करता है और उनके ऊपर प्रेशर देने के बाद में सोल्यूशन फॉर्म होता है उसे हम लायोफोबिक सोल्यूशन कहते हैं। इसे हम इमल्सॉइड के भी कहते हैं, इमल्सॉइड के नाम से भी जानते हैं, और इसे सस्पेंसॉइड भी बोलते हैं लायोफिलिक को। और दूसरी चीज होती है कि इमल्सॉइड यानी लायोफिलिक जो होता है ये रिवर्सिबल होता है, बनाया और बिगाड़ा, ठीक है ना, रिवर्सिबल है, इस वजह से ये स्टेबल भी है, और ये इरिवर्सिबल है, और ये नॉन स्टेबल है या इरिवर्सिबल है, ठीक है ना, नॉन स्टेबल। यहाँ तक की बात हमारी क्लियर होती है। अब इसके बाद में प्रिपरेशन क्लासिफिकेशन हो गया, सोल्यूशन के हमने ढेर सारे क्लासिफिकेशन के मेथड देखे कि किस तरह से कोई कभी जो साइज के बेस पे था, कभी जो है उनके सोल्यूशन मिक्सिंग या फिजिकल स्टेट के बारे में था, कभी बिहेवियर के पर था, डीएम के बारे में, मीडियम के जगह के बेसिस ऑफ जो है डिस्पर्जल मीडियम है कि सॉलिड है, वो लिक्विड है या गैस है या वाटर है, व्हाटएवर। तो हमने ढेर सारे क्लासिफिकेशन देखे। अब इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रिपरेशन कि कोलाइडल सोल्यूशन को बनाया कैसे जा सकता है, कैसे फॉर्म होते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। तो इसका जो है प्रिपरेशन को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। ये है कोलाइडल सोल्यूशन है हमारा,
और इसकी साइज हमने दे रखा 10⁵ से लेकर 10⁷ सेंटीमीटर। अब कोई हमारे पास में ह्यूज पार्टिकल है, यानी बहुत बड़ा साइज है, और इसको हम ब्रेक करके इस साइज में लाते हैं, तो हम इसे कहते हैं डिस्पर्जल बोलते हैं, यानी डिस्पर्जन हो गया। और हो सकता है कि बहुत ट्रू सोल्यूशन है, बहुत ही फाइन पार्टिकल है, और इनको हम क्या करें, एक्युमुलेट करके, बड़ा करके, जोड़ करके इस साइज में लाए, तो यहाँ पे हम कंडेंसेशन कहते हैं। यानी हमारे पास में दो मेथड हो सकते हैं प्रिपरेशन के, एक तो डिस्पर्जन मेथड हो सकता है और दूसरा हो सकता है हमारे पास में कंडेंसेशन का। तो हम सबसे पहले डिस्पर्जन लेते हैं, यानी ह्यूज पार्टिकल को हम किस तरह से कोलाइडल पार्टिकल में लाएंगे, किस तरह से इस साइज में लाएंगे। इसके लिए जो हमारे पास ढेर सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, और इन मेथड्स को सबसे पहले हम इसमें ग्राइंडिंग ले सकते हैं। हम आगे फिर से करेंगे, इसको अलग अलग एक एक समझेंगे। ग्राइंडिंग के बाद में हम इसका क्या कर सकते हैं, पेप्टाइजेशन कर सकते हैं। पेप्टाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है हमारे पास में ग्राइंडिंग के साथ है कंडेंसेशन हो गया, पेप्टाइजेशन हो गया, और तीसरा हमारे पे है इलेक्ट्रो डिस्पर्जल है, इलेक्ट्रो डिस्पर्जल, जिसमें हम ब्रेडिग आर्क मेथड, जिससे हम मोस्टली जो है मेटल का कोलाइड तैयार करते हैं। तो आपने जो है हमें तीनों समझने हैं। आपके पास में जो है ग्राइंडिंग है, पेप्टाइजेशन कैसे होता है, और इलेक्ट्रिक डिस्पर्जल यानी ब्रेडिग आर्क मेथड कैसा होता है। आते हैं हम सबसे पहले ग्राइंडिंग पे आते हैं। ग्राइंडिंग जो है बहुत ही आराम से, इसमें बिल्कुल जैसे चक्की होती है, ग्राइंडर होता है, उसी तरीके से होता है। इसमें दो पार्टें बने हुए हैं, और मोस्टली हम जो देखते हैं कि ग्राइंडर में एक हिस्सा जो है फिक्स होता है, दूसरा हिस्सा में मूवमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे जो कोलाइडल फॉर्म करने वाले जो ग्राइंडर होते हैं, इसमें दोनों जो पार्ट होते हैं, ऊपर के अपर व्हील और नीचे का जो व्हील है, ये दोनों मूव करते हैं, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। एक क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन में है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। जिस तरह से सपोज करिए कि जैसे आप देखते हैं कि ट्रेन है और दोनों एक ही डायरेक्शन में चले, तो आपको स्पीड कम लगती है, लेकिन दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगती है तो रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से आपको स्पीड इसकी बढ़ी हुई लगती है। उसी तरीके से अगर एक फिक्स रहेगा, केवल एक की वजह से ग्राइंडिंग होगी तो कम ग्राइंडिंग होगी, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर ग्राइंडिंग करेंगे तो इसकी ग्राइंडिंग जो होगी डबल होगी। और इस तरह से हम पेंट वगैरह बनाने के लिए करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं, तो इलेक्ट्रिक ग्राइंडिंग के नाम से कहते हैं। उसके बाद में हमारे पास में है कि पेप्टाइजेशन है। पेप्टाइजेशन समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कोआगुलेशन यानी प्रेसिपिटेशन। हमारे पास में कोई चीज़ है, जैसे हमने मिल्क लिया और मिल्क में हमने कोई साइट्रिक एसिड या कुछ भी डाल दिया, तो ये क्या होता है, गेट प्रेसिपिटेट का यानी कोआगुलेशन हो जाता है। यानी ब्लड हमने रख दिया, थोड़ी देर के बाद में एयर में पड़ा रहा, उसके बाद में क्या होता है कि उसका जो कार्पसिल्स का पोर्शन अलग हो जाता है, प्लाज्मा का हिस्सा अलग हो जाता है, तो हम इसे कहते हैं ब्लड क्लॉट हो गया या प्रेसिपिटेट हो गया या कोआगुलेट हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से कि हमारा जो है कोई भी कोआगुलेट हुआ चीज़ है यानी प्रेसिपिटेट चीज़ है, उसको हम फिर से उसी साइज में लाएं, कोलाइडल साइज में लाएं। तो पेप्टाइजेशन इज अ रिवर्स ऑफ कोआगुलेशन। पेप्टाइजेशन इज अ रिवर्स ऑफ कोआगुलेशन। कोआगुलेशन हुआ था, ये रहा कोआगुलेट हो गया कोई चीज, और इसमें हम सुटेबल सॉल्वेंट अगर हम यूज कर दें, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्वेंट यूज कर दें, जिससे क्या हो जाए, ये फिर से आपके कोलाइडल साइज में आ जाए, क्योंकि ये एक ह्यूज पार्टिकल, एक थक्का टाइप का बन गया था और ये बड़ा पार्टिकल बन गया था। इसको हमें किस साइज में लाना है, 10⁵ से 10⁷ सेंटीमीटर के रेंज में लाना है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, कोई जो है हमें सॉल्वेंट डालना पड़ेगा, कोई हमें इलेक्ट्रोलाइट यूज करना पड़ेगा। तो हमें जो भी सब्सटेंस हम इसमें यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइजर या पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत आसान सा है कि आपको अगर इससे पेप्टाइजेशन समझना है कि सपोज करिए कि हमारे पास में जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, और इसमें हम फेरिक क्लोराइड ले लें तो हमारा कोलाइड तैयार हो जाता है, कोलाइड। या दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो, हमारे पास में एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड है ये, और इसमें अगर हम HCl डाल दें तो ये हमारा क्या है, कोलाइड तैयार हो जाता है। तो फेरिक क्लोराइड था या HCl था, दोनों के दोनों क्या है, पेप्टाइजर या पेप्टाइजिंग एजेंट के नाम से जाने जाते हैं। तो पेप्टाइजेशन हो गया। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इलेक्ट्रोडिस्पर्जन, जिसमें आता है आपका ब्रेडिग आर्क मेथड आता है। ब्रेडिग आर्क मेथड से हम मोस्टली जो है मेटल का कोलाइड तैयार करते हैं,
जैसे हमारे पास में निकिल हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, जो स्टेबल मेटल्स हैं, सिल्वर हो गया, इनके हम कोलाइड तैयार करने का काम करते हैं। तो ब्रेडिग आर्क मेथड, इसमें क्या होता है कि ब्रेडिग आर्क मेथड में यहाँ पे डिस्पर्सल मीडियम होता है और हम जिस चीज़ का कोलाइड तैयार करना होता है, जिस मेटल का कोलाइड तैयार करना होता है, हम इसे इलेक्ट्रोड कर देते हैं, हाई इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज पे पास करते हैं, स्पार्किंग होती है और इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स इस डिस्पर्सल मीडियम में गिरते रहते हैं और इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाल देते हैं जो इसकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हम कोई भी इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं जो क्या करता है, कोलाइड्स को पकड़े रहता है, यानी इसको स्टेबल किए रहता है। तो यहाँ पर हम जो है मोस्टली जो है निकिल, गोल्ड, कॉपर और सिल्वर का कोलाइड तैयार करते हैं। और एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि गोल्ड साल यानी जो है गोल्ड साल यानी जो गोल्ड का कोलाइड सोल्यूशन उसे कहते क्या है? इसे कहा जाता है कैसियस पर्पल के नाम जाता है, कैसियस पर्पल के नाम से पुकारते हैं इसे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसियस पर्पल क्या होता है? इट इज़ अ गोल्ड सॉल होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें क्या है, गोल्ड का हो गया, सिल्वर का हो गया, निकिल का हो गया, इसको बनाने के लिए हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं? ब्रेडिग आर्क मेथड। यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस होती है, इस वजह से आर्क मेथड कहा जाने लगा इसको। अगला मेथड तो पहला डिस्पर्जन मेथड था प्रिपरेशन का और दूसरा मेथड है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मेथड में हमारा ऑक्सीडेशन मेथड से हो सकता है, रिडक्शन से हो सकता है, डबल डिकम्पोजिशन से हो सकता है, हाइड्रोलिसिस से हो सकता है। इन सब मेथड में हमें क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल को जोड़ करके हमें किस रेंज में लाना होता है? 10 to the power 5 से लेके 10 to the power 7 सेंटीमीटर तक लाना होता है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन मेथड देखते हैं। ऑक्सीडेशन मेथड में हम मोस्टली नॉन मेटल का कोलाइड सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। इसमें हम कोलाइडल सॉल्यूशन ऑक्सीडेशन मेथड से बनाते हैं, उसमें हम नॉन मेटल का कोलाइड सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे हम H2S में सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करें, H2S गैस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो हमारा सल्फर का कोलाइड सॉल्यूशन फॉर्म होता है। यहाँ पर H2S जो है अगर देखेंगे तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज बियर कर रहा है और यहाँ पे फ्री स्टेट में 0 है। इसका मतलब जो है सल्फाइड चेंज इनटू सल्फर, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें जो कोलाइड सोल्यूशन मिल रहा है वो क्या है? सल्फर का कोलाइड यानी नॉन मेटल का कोलाइड सोल्यूशन है। दूसरा हमारा मेथड है रिडक्शन का। तो रिडक्शन से हम मोस्टली क्या करते हैं, हम मेटल का कोलाइड सोल्यूशन फॉर्म करते हैं। जैसे हमें गोल्ड का कोलाइड सोल्यूशन फॉर्म करना हुआ तो हम ऑरिक क्लोराइड ले लेते हैं AuCl3 और ऑरिक क्लोराइड में हम अगर टिन का क्लोराइड डाल देते हैं स्टेनस क्लोराइड, और अगर हम स्टेनस क्लोराइड फॉर्म करते हैं, मिक्स करते हैं ऑरिक क्लोराइड में, ऑरिक क्लोराइड में स्टेनस क्लोराइड को अगर मिक्स किया जाता है तो क्या बनता है? गोल्ड का सॉल बन जाता है, यानी SnCl4 प्लस Au। यहाँ पे मोस्टली हम किसका तैयार कर रहे हैं? गोल्ड का सॉल तैयार कर रहे हैं। उसके बाद में डबल डिकम्पोजिशन है, हाइड्रोलिसिस है, डिफरेंट वेज हैं। इसमें भी देखिए अब अगर ऑरम को देखा जाए तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0 है। इसका मतलब क्या हो है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 3 से 0 हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है और जिसका रिडक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो डिफरेंट वे है कंडेंसेशन में कि ऑक्सीडेशन से कर सकते हैं, रिडक्शन से कर सकते हैं, डबल डिकम्पोजिशन से कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस से कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेज हैं जिससे हम कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा कोलाइड सोल्यूशन बन गया था। सबसे पहले हमने कोलाइड्स किया था, उसके बाद में क्लासिफिकेशन देखा, उसके बाद में उसका प्रिपरेशन देखा और प्रिपरेशन के बाद में कैसे जब बन गया हमारा कोलाइडल सोल्यूशन तो इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, इसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं उन इम्प्योरिटीज़ को दूर करना है हमने, यानी हमारा अगला प्रोसेस जो है आता है प्यूरिफिकेशन का। तो हम प्यूरिफिकेशन देखेंगे कि कोलाइड सोल्यूशन को कैसे प्यूरिफाई किया जा सकता है। तो इसमें जो है प्यूरिफिकेशन में
फिर हमारे पास में दो मेथड हैं मोस्टली जो कॉमन है, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन में दो मेथड है हमारे पास में, और पहला मेथड है आपका डायलिसिस का, डायलिसिस है, और दूसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। डायलिसिस बहुत आसान सा मेथड है, और मोस्टली हम वहाँ पे एग्जाम्पल देखें कि अगर जिसका किडनी फेलियर हो चुका होता है और उसके ब्लड को साफ करना होता है, यानी उसमें जो यूरिक एसिड वगैरह निकालना होता है, ब्लड को प्योरीफाई करना होता है, तो उसके लिए जिस मेथड का हम यूज़ करते हैं उसे वो है डायलिसिस। और जो भी चीज़ें होते हैं उसकी डायलिसिस की जाती है, तो डायलेटर पे डायलिसिस की जाती है। तो डायलिसिस में होता क्या है कि इसमें हम कोलाइडल सोल्यूशन को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर इसे हम भर लेते हैं। ये रहा कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल, बड़े साइज में हैं, लेकिन इनके साथ में इम्प्योरिटीज़ भी होती है जो ट्रू सोल्यूशन की होती है, यानी जिनके साइज पार्टिकल छोटे होते हैं वो भी इसमें पड़े हुए हैं, और इनको हमें पास करना है इसमें से अगर हम ट्रू सोल्यूशन को यानी छोटे पार्टिकल्स को निकाल दें, इलेक्ट्रोलाइट को निकाल दें, मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को निकाल दें तो हमारा बचा हिस्सा जो होगा वो क्या होगा, हमारा कोलाइडल सोल्यूशन होगा। और ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं। क्लियर? इलेक्ट्रोलाइट की साइज छोटी होती है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर से पास हो जाएंगे, जबकि कोलाइडल की साइज बड़ी होती है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होंगे। अब यहाँ पे हम अगर वाटर मीडियम रख देते हैं, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे एक हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर देते हैं, या हम इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं, एक हिस्से को पॉजिटिव कर देते हैं, दूसरे हिस्से को नेगेटिव कर देते हैं। अब होगा क्या कि इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर बने होते हैं, वो ब्रेक होंगे और पॉजिटिव वाला हिस्सा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से मूव कर जाएगा और नेगेटिव वाला हिस्सा जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव हो जाएगा। इस तरह से सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, और हमारा जो ये मेथड होगा वो कहलाता है डायलिसिस कहलाता है। तो बिल्कुल सिंपल सा वे है कि कोलाइडल सोल्यूशन है जिसमें जो है कोलाइडल सोल्यूशन के साथ में इलेक्ट्रोलाइट है, और इसको हम वाटर में ऐसे ही चाहे मिक्स करें तब भी धीरे धीरे निकल जाएंगे, लेकिन प्रोसेस काफ़ी स्लो है। इसको एक्सेलरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डायलिसिस करते हैं, यानी करंट के द्वारा हम पास करते हैं इसमें से। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला दो टर्मिनल हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट टूटने के बाद में, ब्रेक होने के बाद में, डिसोसिएट होने के बाद में पॉजिटिव वाला नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव वाला पॉजिटिव टर्मिनल, इस तरह से हमारा कोलाइडल साफ हो जाता है। अब आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो है इसका जो यूज़ होता है मोस्टली किडनी यानी नेफ्रॉन्स में, अपने अगर जो खासकर बच्चे जानते होंगे किडनी के बारे में, तो उसमें क्या होता है, एक वुमन कैप्सूल होता है, यहाँ से ब्लड आती है और इधर से निकल जाती है। यहाँ पे अफरेंट होता है, ये इफरेंट होता है, ये हिस्सा बड़ा होता है, ब्रॉडर होता है, चौड़ा होता है, और ये पतला होता है। तो क्या होता है, एक प्रेशर जनरेट करता है, क्योंकि बहुत मोटे से आ रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहा है, बहुत कम क्वांटिटी से निकलना है, इस वजह से क्या होता है, एक प्रेशर एक्सर्ट करता है यहाँ पे, जिसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पोडोसाइट सेल्स होते हैं जिनके थ्रू ये निकल जाता है। तो यहाँ पे वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बिल्कुल इसमें भी जो है कोलाइडल सोल्यूशन को हम देखते हैं, इसको भी इसी तरीके से पास किया जाता है कि हमारे पास में ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है, इसमें बड़े बड़े छेद होते हैं जिसमें से हमारा कोलाइड भी धीरे धीरे करके पास हो जाता है। लेकिन हमें क्या है, केवल ट्रू सोल्यूशन को ही पास करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको सोवेरिन या जिलेटिन के अंदर डिप कर देते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का डिप करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इसका छेद जो होता है थोड़ा छोटा हो जाता है, छेद क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और इसमें से केवल ट्रू सोल्यूशन ही पास कर पाएंगे, ट्रू सोल्यूशन पास है। इस तरह के फिल्टर को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्टर बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्टर। और इसके थ्रू जो फिल्ट्रेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो हमारे पास में दो मेथड हो गया प्यूरिफिकेशन का, सबसे पहले डायलिसिस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसके बाद में हम आ जाते हैं इसके एक और प्रोसेस के ऊपर, इसके एक और प्रॉपर्टीज के ऊपर, जो है कोगुलेशन, जो हमने पीछे भी बात किया था। तो कोगुलेशन को हम समझते हैं कि कोगुलेशन क्या होता है या फ्लक्चुएशन क्या होता है। हमने अभी देखा है कि हमारे कोलाइडल सोल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक डिस्पर्जल मीडियम होता है
और दूसरा जो है डिस्पर्जल फेज होता है। तो कोगुलेशन फ्लक्लुएशन कुछ नहीं है, डिस्पर्जल मीडियम को डिस्पर्जल फेज से अलग करने का जो मेथड है उसे कहते हैं कोगुलेशन। हम हो सकता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास में है, उसमें हम कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दें और हमारा जो है डिस्पर्जल मीडियम डिस्पर्जल फेज को अलग कर दें, यानी सेपरेशन ऑफ डीएम एंड डीपी फ्रॉम किसी चीज़ से आप यूज़ कर सकते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, कोगुलेशन या फ्लक्लुएशन कहेंगे। या इसमें भी होता है कि स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ड्यू टू चार्ज एज वेल एज अ लेयर ऑफ डिस्पर्जल मीडियम, इसकी स्टेबिलिटी भी बनी रहती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि इसमें कोगुलेशन में ही जो है चीज़ हम और देखते हैं कि अपोजिट चार्ज, ठीक है ना, कोलाइड को अगर मिक्स करते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो कोगुलेट कर देते हैं। इस तरह की कोगुलेशन को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल कोगुलेशन कहते हैं। और रिन फॉर्मेशन एक इसका एग्जाम्पल है, वहाँ पे भी क्या होता है, दो पॉजिटिव बादल होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, गेट कोगुलेट हो जाते हैं और बरस जाते हैं। तो रेन का फॉर्मेशन भी एक म्यूचुअल कोगुलेशन का एग्जाम्पल है। और इसी तरह से इसी वजह से हम क्या है कि हम आर्टिफिशियल रेन भी करा सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल रेन में भी कास्ड बाय क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट, यानी अगर हम इलेक्ट्रोफाइड सैंड उसके ऊपर छिड़क दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दें तो क्या हो जाएंगे, पानी बरस जाता है, क्योंकि वो दो अपोजिट चार्जेस जो होते हैं उनको क्या करते हैं, मिक्स करने के लिए कोलाइड को मिक्स किया जाता है, ठीक है ना, तो उनकी साइज़ क्या होती है, बड़ी हो जाती है और बड़ी होने की वजह से वो नीचे ड्रॉप कर जाते हैं, जिसे कहते हैं रेन, ठीक है। इसके लिए जो है हम आर्टिफिशियल रेन के लिए जो है सिल्वर आयोडाइड का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या इलेक्ट्रोफाइड सैंड का, लेकिन सिल्वर आयोडाइड का बहुत अच्छा इफेक्टिव कोगुलेंट की तरीके से यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी साइज़ जो होती है आइस लाइक होती है, इस वजह से उसका बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है। और इसी में जो है कोगुलेशन में ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हार्डी-सुलजे लॉ है, जो काफ़ी जो है बोर्ड के हिसाब से और कंपटीशन के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हार्डी-सुलजे रूल, इसमें अभी हमने देखा था कि कोलाइड सॉल्यूशन हमारे जो है दो तरीके हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे नेगेटिव हो सकते हैं। अब अगर हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, तो दे गेट प्रेसिपिटेट या दे गेट कोगुलेट, ये हमने अभी सीखा था। लेकिन कौन कितना कोगुलेट करेगा ये कैसे डिपेंड करेगा, इसकी डिपेंडेंसी कैसे होगी कि कोगुलेशन पावर जो होगा कितना कम होगा या कितना ज़्यादा होगा, उसे पता करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हार्डी-सुलजे रूल करते हैं। अकॉर्डिंग टू हार्डी एंड सुलजे, ग्रेटर द चार्ज और बैलेंसी ग्रेटर विल बी कोगुलेशन पावर, ग्रेटर द चार्ज और बैलेंसी ग्रेटर विल बी कोगुलेशन पावर या फ्लक्लुएशन पावर। तो आपके पास में जैसे सपोज करते हैं कि हमारे पास में एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, नेगेटिव है, या हम मान लेते हैं कि हमारे पास में गंदा पानी है हमारे पास में, और ये हमारा जो है ट्रीट होता है क्या है, नेगेटिव कोलाइड की तरह से ट्रीट होता है। इसमें हम फिटकरी अगर डाल दें, एलम का यूज कर ले, फार्मूला क्या होता है, K2 पोटास एलम का K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर पूछा जाता है एलम पोटास एलम का फार्मूला क्या है। तो हमारे पास में ये है पोटास एलम है, और इसमें डाल देते हैं तो खासकर जो इसमें जो पॉजिटिव, चूंकि नेगेटिव है, इसको कोगुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चीज चाहिए। तो इसमें से एल्युमिनियम जैसे है हमारे पास में है, ये आयन जो होगा इसको क्या करेगा, प्रेसिपिटेट करेगा। इसमें अगर हम ऐसे ना देख करके पूरा एलम के फॉर्म में ना देख करके ऐसे करें हम कि हमारे पास एल्युमिनियम में ट्रिपल चार्ज है, उसके बाद में हम टिन ले लेते हैं, स्टैनिक है 4 पॉजिटिव चार्ज है, एल्युमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज है, और हम ले लेते हैं कोई मैग्नीशियम ले लेते हैं डबल पॉजिटिव चार्ज है, या सोडियम ले लेते हैं सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। अगर पूछा जाए कि इस निगेटिव कोलाइड को इसमें से सबसे जल्दी कौन कोगुलेट कराएगा, यानी कोगुलेशन की पावर सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, कौन सबसे अच्छा कोगुलेंट होगा इसके लिए, तो जाहिर सी बात है कि अकॉर्डिंग टू हार्डी-सुलजे रूल, जो जितना ज़्यादा जिसकी पावर होगी, जितनी ज़्यादा बैलेंसी होगी, जितनी ज़्यादा चार्ज होगा, वो उतना अच्छा कोगुलेंट होगा। अगर हम निगेटिव कोलाइड ले लें तो ये है, अगर हमारे पास में सपोज करिए कि अगर पॉजिटिव कोलाइड होता तो
ये है पॉजिटिव कोलाइड। अब यहाँ पे हम कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हैं, यहाँ पे कोई भी हम पॉजिटिव के लिए कोई नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे, जाहिर सी कोई नेगेटिव चार्ज वाला चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने ले लिया FeCN6 विद नेगेटिव चार्ज, और ट्रिपल नेगेटिव वाला कोई ले लेते हैं, किसको हो सकता है, फॉस्फेट ले लेते हैं ट्रिपल नेगेटिव चार्ज, सल्फाइड ले लेते हैं और क्लोराइड ले लेते हैं। तो इसमें भी देखिए अपोजिट चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, इसको ये भी कोगुलेट कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी और ये भी। लेकिन सबसे जल्दी कौन कोगुलेट करेगा, जाहिर सी बात है कि जिसके ऊपर जितनी ज़्यादा चार्ज होगी। तो यहाँ पे जो है साइड क्या है, इसकी चार्ज ज़्यादा है, ये जल्दी करेगा, फॉस्फेट है, फिर करेगा, फिर सल्फाइड करेगा, सबसे लास्ट में क्या है, क्लोराइड करेगा। ये रूल कहलाता है हमारा हार्डी-सुलजे रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर द चार्ज एंड बैलेंसी ग्रेटर विल बी द कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन पावर। अब कोलाइडल सॉल्यूशन की जो भी प्रॉपर्टीज है एक साथ में कंसाइज कर लेते हैं, पूरा एक साथ में देख लेते हैं क्या हो सकता है इसका। तो सबसे पहले कोलाइड सॉल्यूशन की पहली प्रॉपर्टी ये है कि डिफ्यूज स्लोली। जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं बहुत ही धीरे धीरे डिफ्यूज होते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से रेडली यानी तेजी से पास होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है कि ये हेट्रोजीनियस होते हैं, यानी डिस्पर्जल मीडियम और डिस्पर्जल फेज, ठीक है, अलग होते हैं, यानी हेट्रोजीनियस इन नेचर होते हैं। और चौथा जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑस्मोटिक प्रेशर या अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दो प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, वो क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, लो होती है ड्यू टू एसोसिएशन। इसका भी इसमें बहुत एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूछ लिया जाता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर है 1 मोल ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर और 1 मोल हम ले लेते हैं सोप का। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल सोप में ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज़्यादा होगा या किसका कम होगा, क्या आंसर मिलना चाहिए आपका? आपको लग रहा होगा कि 1 मोल ग्लूकोज भी है और 1 मोल सोप भी है, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अगर ध्यान दें कि ये हमारा क्या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कुछ पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर जो ग्लूकोज का नेचर होता है, जो सोप का नेचर होता है, दोनों के नेचर पे आइए कि ग्लूकोज तो कुछ नहीं है, ऐसे सच रहेगा, और जबकि सोप में क्या होगा, सोप के पार्टिकल आपस में एग्रीगेट हो जाएंगे और एक मिसली का फॉर्मेशन कर लेंगे, मिसल का फॉर्मेशन करेंगे। और यहाँ पर जब मिसल का फॉर्मेशन हो तो ढेर सारे सैकड़ों मॉलिक्यूल मिल करके क्या होगा, सोप के पार्टिकल मिल करके क्या होगा, एक मिसल फॉर्मेशन करेंगे। इस तरह से जो नंबर ऑफ पार्टिकल है सोप के घट जाएंगे। जब सोप के नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी घट जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगली इसकी प्रॉपर्टी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट की खोज एक बॉटनिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने की थी। उन्होंने सबसे पहले वेलिस्नेरिया में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। उन्होंने क्या किया था, वाटर में पोलन ग्रेन्स को डाला, पोलन ग्रेन्स को डाला, और पोलन ग्रेन्स को डालने के बाद में देखा कि वे क्या हो रहे हैं, एक जिग जैग मोशन कर रहे हैं इस तरह से, और इस मूवमेंट को उनको कहा गया क्या है, ब्राउनियन, उनके नाम पर इनको रखा गया नाम ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये ब्राउनियन मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर है और पोलन ग्रेन है। वाटर किसकी तरह से बिहेव करेगा, डिस्पर्जल मीडियम की तरह से, और पोलन ग्रेन डिस्पर्जल फेज के। इसका मतलब डिस्पर्जल मीडियम और डिस्पर्जल फेज में क्या होता है, आपस में बॉम्बार्डमेंट हो रही है। वाटर जो है यानी डिस्पर्जल मीडियम बार बार जो है डिस्पर्जल फेज के ऊपर हिट कर रहा है, जिसकी वजह से इस तरह का मूवमेंट हो रहा है, जिसे क्या कहा गया, जिसको कहा गया ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से कहा गया। और दूसरी चीज है कि ये आती है कि ये ऐसा होता क्यों है, बम्बार्डमेंट की वजह से। बम्बार्डमेंट क्यों होता है, इनका जो है प्रोकाइनेटिक फिनोमेना है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इसका ओन नेचर है, यानी ये स्थिर नहीं होना चाहते हैं, ठीक है ना। इस वजह से क्या होता है कि इनमें मूवमेंट होता रहता है, रैंडम मूवमेंट होता रहेगा, और ये बार बार इससे हिट करते रहेंगे। क्लियर। और तीसरी चीज इसकी आती है, हमारे पास में है टिंडल फिनोमेना। टिंडल फिनोमेना भी है जो कोलाइडल सॉल्यूशन का ही एक है प्रॉपर्टी है।
कि अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन को फिलअप कर ले और हम लाइट में 7 कलर होते हैं, इसमें से हम क्या करते हैं, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ले लें, एक क्रोम की 7 में से कोई एक कलर को चूज कर लेते हैं और कन्वर्जेंट लेंस से इसको क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या होता है, एक ब्राइट कोन ऑब्जर्व होता है जिसे क्या कहते हैं, टिंडल कोन कहते हैं। और टिंडल फिनोमेना किस वजह से होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होती है, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। अगर छोटा साइज होता तो पास हो जाती, लेकिन साइज बड़े होने की वजह से लाइट यहाँ से आती है और इसके सरफेस से क्या होती है, स्कैटर हो जाती है। और स्कैटर होने के बाद में क्या होता है, यहाँ पे कोन ऑब्जर्व होता है जिसे हम क्या कहते हैं, टिंडल कोन कहते हैं। क्लियर है। और टिंडल कोन का ही एक एग्जाम्पल है कि अगर हम देखें कॉमेट, देखें कॉमेट के पीछे जो है लाइन बनती चलती है। ये क्यों होता है, जब बहुत ही ट्रिमेंडस वेलोसिटी से कोई जो है कॉमेट फ्ली करता है, उड़ता है, तो उसके पीछे जो है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, कुछ जो है अनबर्न्ड पार्टिकल बाहर निकलते हैं जो कोलाइडल होते हैं, जिनके ऊपर लाइट जब पड़ती है तो क्या होता है, एक शाइनिंग होता है। ठीक है। तो टेल ऑफ कॉमेट इज ड्यू टू टिंडल फिनोमेना या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर है। इसके बाद में आता है, ये टिंडल कोन का हो गया। टिंडल कोन के बाद में एक प्रॉपर्टी और आती है इसकी, जो होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस को भी समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक हम लेते हैं यू ट्यूब ले लेते हैं और यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन फिलअप कर लेते हैं और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड को इसमें शोल्ड कर लिया जाता है। एक को कैथोड कर लेते हैं और एक को एनोड कर लेते हैं, एक को कैथोड कर लेते हैं। जब कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कर देती है हाई वोल्टेज पे, तो क्या होता है कि इनके अंदर, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर मूवमेंट होता है और ये जो पार्टिकल होते हैं माइग्रेट करते हैं। डिस्पर्जल मीडियम अलग डायरेक्शन में, डिस्पर्जल फेज अलग डायरेक्शन में। अगर देखते हैं डिस्पर्जल फेज अगर कैथोड साइड में मूव करता है तो इसे कहते हैं कैटाफोरेसिस। अगर एनोड साइड में अगर मूव होता है, अगर माइग्रेशन होता है, तो इसे एनाफोरेसिस के नाम से जानते हैं। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है कोलाइडल सॉल्यूशन की हैं। क्लियर है। और इसमें इसके बाद में रह जाती हैं इनके यूजेस के बारे में, बहुत ही समराइज्ड यूज्ड है, इनके यूजेस हैं और लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे यूजेस। आप नोट कर लीजिए, चेक कर लीजिए। जैसे इसको हम कहाँ कर सकते हैं, पहली चीज़ इसको फूड में कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ फूड जो होते हैं क्या होते हैं, कोलाइडल नेचर के होते हैं, क्योंकि कोलाइडल की जो साइज होती है बड़ी होती है और हमें पता है कि टंग जो हमारा होता है इस पर क्या होते हैं, ढेर सारे टेस्ट बड होते हैं और टेस्ट बड जो होते हैं टेस्ट को क्या करते हैं, परसीव करते हैं। अगर कोलाइडल की साइज बड़ी होगी तो क्या होंगे, टेस्ट बड ज़्यादा कवर अप होंगे और ये ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इसी वजह से बोला जाता है कि गरम जो सूप होता है या गरम खाना जो होता है वो हमें ज़्यादा टेस्टी लगता है। क्यों, क्योंकि वो टंग के ऊपर फैल जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो होते हैं टेस्ट बस उसके कवरिंग में आ जाते हैं। इस वजह से टेस्टी गर्म फूड जो होते हैं हमें ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसी वजह से कोलाइडल भी जो होते हैं, जितने भी फूड होंगे वो सारे के सारे हमें टेस्टी लगेंगे। क्लियर है। तो फूड में हम आइटम्स में इसको यूज़ करते हैं। दूसरा चीज़ होता है मेडिसिन में। मेडिसिन में हम मोस्टली जो जितने सिरप वगैरह होता है उस पर लिखा होता है सेक बिफोर यूज, तो उसमें जो है हम सस्पेंशन या कोलाइडल नेचर के चीज़ों को यूज़ करते हैं क्योंकि उनका साइज़ बड़ा होता है और साइज़ बड़े होने की वजह से क्या होता है, उनकी जो टारगेट एरिया होता है वो जल्दी से जल्दी, जैसे आंखों की जितनी दवा होता है, एक ड्रॉप आपने डाला पूरी आंख में फैल गई, ठीक है ना, तो उनका फैलाव ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि उनकी साइज, पार्टिकल की साइज बड़ी होती है। रबर प्लेटिंग में भी इसका यूज़ करते हैं कि जो रबर में जो होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। रबर के पार्टिकल जो निगेटिवली चार्ज होते हैं और उनकी जो है कवरिंग हो जाती है, यानी रबर बनाने में हो जाती है, रबड़िंग करने में यूज़ होती है। वाटर के पीछे भी हमने बात की थी, वाटर की प्यूरिफिकेशन के बारे में, कि वाटर है, गंदा पानी है, उसमें अगर हम एलम डाल दें तो वहाँ पे हार्डे-सुलझे रूल के अकॉर्डिंग जो होता है वहाँ पे भी क्या हो जाता है कि पानी को प्योर करने के लिए कि मोर बैलेंसी था, अभी बात की थी हमने कि मोर बैलेंसी मोर विल विद कोगुलेशन पावर, तो गंदगी जल्दी सेटल हो जाएगी और पानी आपका प्योर हो जाएगा। तीसरी चीज़ होती है कि जो कॉटरल्स स्मोक प्रेसिपिटेटर होते हैं, जैसे ये आपका चिमनी है, तो चिमनी के अंदर क्या होता है, ये प्रेसिपिटेटर को लगा दिया जाता है, यहाँ से धुआं निकलता है, जो स्मोक होता है ये भी क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। और जितने भी कॉटरल के कांटेक्ट में आते हैं ये दे गेट प्रेसिपिटेट, उसके बाद में क्या होता है, डंडा मार करके इसे नीचे गिरा लिया जाता है, ठीक है ना। तो जितनी गंदगी होती है वो और पोल्यूशन जो है आपके एयर में नहीं फैलने पाता है, सारा का सारा पोल्यूशन क्या होता है, सेटल हो जाता है सॉलिड फॉर्म में और नीचे गिर जाता है।
तो ये हो गया कोटल स्मोक प्रेसिपिटेटर का। आइसक्रीम इंडस्ट्री में देखा गया है कि जो जब आइसक्रीम का प्रेसिपिटेशन होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, जिलेटिन यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि जो वाटर के क्रिस्टल होते हैं, जो हार्डनेस होती है वो क्या होती है, दूर हो जाती है। तो हम आइसक्रीम इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा हमने पीछे देखा हुआ क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप में, सोप का भी जो नेचर होता है वो इसी के ऊपर डिपेंड होता है। और सबसे ज़्यादा और लास्ट है कि डेल्टा का फॉर्मेशन। डेल्टा का फॉर्मेशन थोड़ा सा देख लीजिए, डिटेल में देख लीजिए कि एक ये नदी है और ये समुद्र से मिल रही है, ठीक है। तो हमारा जो समुद्र होता है, जो सी होता है, इसमें क्या होता है, साल्ट होता है, साल्ट होता है। नदी जो होती है इसमें क्या होती है, मिट्टी होती है, सॉइल होगा, सैंड होगा, ठीक है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आएगा, जैसे यहाँ पे कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, दे सॉइल और सैंड क्या होगा, गेट प्रेसिपिटेटेड। तो यहाँ पे क्या होंगे, प्रेसिपिटेट होने लगे, यहाँ पे क्या हो रही है, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि रास्ता चेंज होना पड़ेगा, यानी डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जो भी सी वाटर होता है साल्टी होता है, और जैसे ही ये नदियों के पानी के साथ में कॉन्टेक्ट में आता है, कोलाइडल सोल्यूशन के टच में आता है, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हमारा कोलाइडल सोल्यूशन है। इसके बाद में हमारा थर्ड पार्ट बच जाता है जिसमें हम एडजॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे, उसे हम अगले अपने वीडियोज़ में करेंगे। के लिए धन्यवाद, थैंक यू।